हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। और गृह विज्ञान विषय में आज हमारा टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य का प्रसंस्करण। इसके पूर्व में मैंने आपको फूड ग्रुप्स के बारे में बताया, फूड प्रिपरेशन के बारे में बताया, फिर मैंने कल जो है आपको फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बताया था। और आज मेरा जो चौथा टॉपिक है वो है फूड प्रोसेसिंग यानी जो खाद्य होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रसंस्करण उसमें होते हैं। आइए शुरू करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, जो खाद्य प्रसंस्करण होता है ये प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग के साथ ही शुरू होता है। देखिए, जब भी हम किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी का रोपण करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फलों की जो प्रोसेसिंग होती है वो उसी समय से जारी हो जाती है, जब तक फल जो है पौधों में अच्छे से विकसित ना हो जाएं, ठीक है। और जब तक कि इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा मैक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित न कर लें, ठीक है। फूड की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम उसमें कटाई करते हैं, फिर उसकी छटाई करते हैं, नेक्स्ट उसकी हम धुलाई करते हैं, धुलने के बाद हम उसको छीलने की तैयारी करते हैं, उसके बाद हम उसको हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं, फिर हम उसमें डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बहुत सारे रसायनों के साथ उसका इलाज करते हैं, उसके बाद हम पैकिंग करते हैं उस चीज़ की। ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं हैं, ये प्रसंस्करण की घटनाओं के क्रम हैं कि क्या क्या चीज़ों से होके कोई भी फूड जो होता है वो आम जनता के पास पहुंचता है। तो उसमें जो है बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। फूड प्रोसेसिंग में हम उसी प्रोसेसिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अमचूर पाउडर होता है, सूखी लाल मिर्च होती है, अदरक है, कोकम है, सेब का रस है, डिब्बाबंदी आड़ू है, आपकी नाशपाती है, डिब्बाबंद मशरूम आता है, स्क्वैश आता है, मार्मलेड आता है, जैम, जेली, मुरब्बा, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फ्रूट्स, ठीक है। ये जो है ये फूड प्रोसेसिंग के ही जो है उत्पाद हैं और ये उसके एग्जाम्पल हैं बहुत अच्छे, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में लगभग कुछ न कुछ हम उसमें से यूज करते रहते हैं और रोज हम कुछ न कुछ उसमें से खाते रहते हैं। तो हम सिर्फ खाते रहते हैं, लेकिन हमको उसकी प्रक्रिया के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो किस किस प्रक्रिया से होकर गुजर के हमारे पास पहुंचता है। उसी प्रक्रिया को हम फूड प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। इन उत्पादों की क्या है, अत्यधिक लागत होती है, अपनी अत्यधिक लागत होगी, ठीक है। पारंपरिक स्वाद में कमी और दूर दराज के क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता की कमी के कारण इसकी जो मांग होती है वो बहुत सीमित होती है, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें बहुत अधिक लागत भी लगती है, अत्यधिक लागत लग रही है, प्लस जो पारंपरिक स्वाद होता है उसमें भी कुछ कमी रहती है और दूर दराज के क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता भी एक कारण है इसके सीमित मांग की, क्योंकि इसको क्या है, लोग जो है बहुत सीमित मात्रा में मांग करते हैं। गर्मी द्वारा खाद्य पदार्थों के संरक्षण के मूल सिद्धांत को प्रसंस्करण के रूप में जाना जाता है। यानी जो ये खाद्य प्रोसेसिंग है इसमें भी क्या है, हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो हीट के संपर्क में जाते हैं, गर्मी के संपर्क में जाते हैं। तो वही कह रहा है, गर्मी द्वारा खाद्य पदार्थों के संरक्षण के मूल जो सिद्धांत है, जो प्रिजर्व किए थे हम लोग, जिसमें बहुत सारे हम लोग मेथड यूज किए थे, मैंने कल आपको बताया भी था, ठीक है। उन्हीं के मूल सिद्धांतों को प्रसंस्करण के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ हमारे पास पहुंचता है, ये मूल रूप से क्या होता है, बंद कंटेनर जो होते हैं उसमें ये अलग अलग तापमान पर अलग अलग इसको जो है सील भी किया जाता है। सबका जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, ताकि जो है कि ये फुली निसंक्रामक रहे, इसमें कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया प्रवेश न कर पाए। प्रसंस्करण की विधि भोजन से भोजन में भिन्न होती है, यानी तरह तरह के भोजन में जो ये विधियां होती हैं, वो प्रोसेसिंग जो होती है वो अलग अलग टेम्परेचर उसमें यूज किया जाता है। कोई कोई खाद्य पदार्थ जो है ठंडा करके सुरक्षित रखते हैं, कोई कोई खाद्य पदार्थ जो है वो गर्म करके हम सुरक्षित रखते हैं। तो उसमें जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसी प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कह रहा है कि जो कैनिंग उद्योग होता है, यानी जहाँ पे डिब्बाबंद पैकेट बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें जो है प्रसंस्करण के लिए की परिभाषा दिया है। उसमें कह रहा है, कैनिंग उद्योग में प्रयुक्त शब्द प्रसंस्करण जो होता है वो बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को गर्म करके या ठंडा करने के उद्देश्य से संदर्भित किया जाता है। यानी किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, या तो ठंडा करते हैं, नहीं तो उसको गर्म करते हैं। यही जो प्रक्रिया होती है इसी को फूड प्रोसेसिंग कहते हैं।
प्रसंस्करण में केवल तापमान के साथ साथ पकाने के लिए डिब्बा बंद यह निर्धारित करता है कि बैक्टीरिया को विकसित करने की जितनी भी संभावनाएं हैं उसको रोक दिया जाए, जिससे उसमें बैक्टीरिया प्रवेश न कर पाए। ठीक है, लगभग सभी खंडों को, जितने भी फूड ग्रुप्स हमारे होते हैं, चाहे जितनी भी सब्जियां लगभग होती हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या है, संतोषजनक एक टेम्परेचर है जिसपे जो है बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है सब्जियों को लगभग 115 से लेके 121 डिग्री के उच्च तापमान पर हम संसाधित करने के लिए रख देते हैं। प्रसंस्करण का तापमान और समय कैन जो हमारा होता है, जो कैनिंग हम करते हैं, ठीक है, उसकी आकार पे डिपेंड करता है कि हमारा कैन कितना बड़ा है। ठीक है, जितना बड़ा आकार होगा प्रसंस्करण का जो समय है वो उतना ही अलग होगा। यानी टाइमिंग अगर छोटा है तो कम समय में हो जाएगा, अगर बड़ा है तो थोड़ा ज्यादा समय लेगा। कैनिंग यानी जब भी हम डिब्बा बंदी करेंगे तब। अब देखिए जो प्रोसेसिंग का मेथड है, यानी प्रसंस्करण के जो तरीके हैं वो 3 तरीके से होते हैं। ठीक है, कह रहा है फलों की डिब्बा बंदी के लिए आमतौर पर 3 प्रकार के कुकर का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के कुकर हम यूज करते हैं। पहला है खुले कुकर, जिसको बोलते हैं ओपन कुकर्स। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस नॉन एजिटेटिंग कुकर्स, यानी निरंतर गैर आंदोलनकारी कुकर। और तीसरा हमारा है कॉन्टिन्यूअस एजिटेटिंग कुकर्स, यानी निरंतर आंदोलनकारी कुकर। 3 प्रकार के कुकर का हम प्रयोग करते हैं। और इसमें पहला हम पढ़ेंगे ओपन कुकर क्या होता है। देखिए बच्चों, जो ओपन कुकर होता है वो निर्माण में बहुत ही सरल होता है। ठीक है, और इसकी जो लकड़ियां होती हैं उसके आसपास किसी भी वांछित क्षमता के जस्ते और लोहे के टैंक होते हैं। ठीक है, सील किए गए जो हमारे डिब्बे होते हैं इनवाइज्ड लोहे के टोकरे में रखे जाते हैं। ठीक है, और टैंक के उबलते पानी में उनको हम डुबो देते हैं। जो टैंक के निचले तल को जो उसमें छिद्रित पाइप है उसके माध्यम से उसमें क्या आता है, भाप आता है, स्टीम आता है, जिससे क्या होता है वो बॉइल्ड हो जाता है बढ़िया से। ठीक है, ये है हमारा ओपन कुकर। इसके निर्माण की विधि क्या है, बहुत ही आसान है। और इसके पास जो आसपास जो है लकड़ियों का यूज करते हैं, जो वांछित क्षमता के जस्ते और लोहे के टैंक होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे सील किए हुए डिब्बे होते हैं उन्हें इनवाइज्ड लोहे के टोकरों में क्या है लगा दिया जाता है लाइन से, और टैंक के उबलते पानी में उनको हम लोग डुबो देते हैं। डुबोने के बाद क्या होता है, जो टैंक के निचले तल होते हैं, ठीक है, उसमें छिद्रित पाइप लगे होते हैं। उन पाइप के माध्यम से जो भाप होता है, भाप के जो जेट होते हैं वो उबलते रहते हैं, और उसके भाप के द्वारा जो है ये सारे जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो निसंक्रामक हो जाते हैं। दूसरा है निरंतर नॉन आंदोलनकारी कुकर, कॉन्टिन्यूअस नॉन एजिटेटिंग कुकर्स। इन कुकरों में डिब्बे जो है लगातार बढ़ते हुए बेल्ट पर एक ही फाइल में ओवरहेड कंटेनर द्वारा किए गए टैंक में उबलते पानी में यात्रा करते रहते हैं। मतलब क्या है, कुकरों में ये जो कुकर है निरंतर नॉन आंदोलनकारी कुकर, ठीक है, गैर आंदोलनकारी कुकर, इसमें जो भी कुकर्स होते हैं वो इसमें जो हमारे डिब्बे होते हैं, कैन किए हुए जो डिब्बे होते हैं वो लगातार एक बेल्ट टाइप का होता है और उस पर लाइन से लगा दिया जाता है, और वो क्या है उससे गुजरता है और टैंक में उबलते पानी में ही यात्रा करता रहता है। ठीक है, ये है कॉन्टिन्यूअस नॉन एजिटेटिंग कुकर्स। और तीसरा है निरंतर आंदोलनकारी कुकर, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एजिटेटिंग कुकर्स। अब ये क्या होता है, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं सतत आंदोलनकारी कुकर। ये कुकर विभिन्न डिजाइन के होते हैं। ठीक है, और आमतौर पे जो बड़े बड़े उत्पाद होते हैं, इकाइयां होती हैं, उनमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी सील किए हुए हमारे डिब्बे होते हैं उसको हम गैर आंदोलनकारी कुकर में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही डिब्बे की सामग्री को उत्तेजित करने के लिए, मतलब हिला के देखते हैं उसको कि कहीं जो है उसमें अगर कोई लीकेज हो तो वो वहीं हो जाए, अलग से फिर ऐसा ना हो कि जब हम उसको बॉइलिंग के लिए चढ़ा रहे हैं वहां पे फिर कहीं दिक्कत हो। ठीक है, सील किए गए डिब्बे गैर आंदोलनकारी कुकर में स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन साथ ही डब्बे की जो सामग्री है को उत्तेजित करने के लिए विशेष यांत्रिक उपकरणों द्वारा उसको घुमाया भी जाता है कि वो ठीक से पैक हुआ है या नहीं। इस तकनीकी द्वारा प्रसंस्करण का जो समय होता है वो काफी कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारी आंतरिक विधि का यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार के फलों का प्रसंस्करण इसमें जो है वो शामिल है। ठीक है, इसमें शामिल विभिन्न प्रकार के फल को पहले हम लोग धुल लेते हैं, यहाँ धुल रहा है, फिर ग्रेड कर रहा है, छिल रहा है, उसकी कोरिंग कर रहा है, उसकी ब्लैंचिंग करता है, फिर उसको भरना हम लोग कैन करेंगे, उसके बाद हम उसको एक्सहास्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं स्टेरलाइज करते हैं, उसके बाद हम उसको ठंडा करते हैं। इतनी सारी प्रक्रियाओं से होके वो जो है गुजरता है।
जबकि जो सब्जियां होती हैं उनको धुला जाता है, फिर उनकी प्री हीटिंग की जाती है, फिर उनको छिलने की ज़रूरत होती है। जैसे आलू है, उसका पहले निरीक्षण किया जाएगा, फिर उसकी ट्रिमिंग की जाएगी, उसको आकार दिया जाएगा, फिर उसकी ग्रेडिंग की जाएगी, ठीक है। फिर डिब्बे में भरा जाएगा, उसको सील किया जाएगा और प्रसंस्करण और गर्मी संसाधित डिब्बे यानी एंड कूलिंग द हीट प्रोसेस, यानी इसमें जो चीज़ें ठंडे में सुरक्षित रहेंगी उनको ठंडे में, जो चीज़ें गर्मी में सुरक्षित रहेंगी उनको गर्मी में, इस तरह से उसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ये थी थ्री प्रोसेसिंग जो थी वो प्रोसेसिंग के मेथड हैं। मैंने बताया पहला है ओपन कुकर, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस नॉन एजिटेटिंग कुकर और तीसरा है कॉन्टिन्यूअस एजिटेटिंग कुकर। हम लोगों ने पढ़ा कि खाद्य प्रसंस्करण क्या है प्लस इसके कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी ये प्रक्रियाएं हो रही हैं बहुत सारे चरणों से होके गुजर रही हैं। एक एक चरण के बारे में हम देखेंगे कि ये इसमें क्या क्या हो रहा है। जैसे छटाई और ग्रेडिंग, सबसे पहले किसी भी चीज़ की हम लोग छटाई करेंगे, जो भी फ्रूट्स है जो भी सब्जियां हैं। तो छटाई और ग्रेडिंग में कह रहा है प्रारंभिक छटाई के बाद फलों और सब्जियों को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, उनको क्लासिफाइड करते हैं। एक समान गुणवत्ता वाले फल को एक जगह अलग पैकेट में करते हैं। इसको जैसे हम अलग कैसे करते हैं, उसके आकार के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, ठीक है। यह काम जो होता है ग्रेडिंग वाला, ये हाथ से भी हो सकता है और मशीनों की मदद से भी हो सकता है। आप इस काम को हाथ से भी कर सकते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में ये सारे काम जो है वो मशीन से किए जाते हैं, यांत्रिक विधि से किए जाते हैं, जिससे कम समय में अधिक उत्पादों की छटाई और ग्रेडिंग कर ली जाती है। दूसरा है धुलाई यानी वॉशिंग। ग्रेट किए हुए फलों और सब्जियों को पानी से अलग अलग तरह से धोया जाता है। जैसे बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हमारे हैं, जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, बहुत सारे को गर्म पानी में, बहुत सारे को ठंडे पानी में वॉश करते हैं, बहुत सारे को गर्म छींटे दे के सही से रखते हैं, किसी किसी को ठंडे पानी के छींटे मार के उसको ठीक से रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे पानी में धोना या उत्तेजित करना, इसको हम ठंडे पानी में भी कर सकते हैं और गर्म पानी में भी कर सकते हैं। जैसा भी होगा फ्रूट्स उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहले हमने छटाई की, ग्रेडिंग की, उसके बाद हमने इसको धुला। तीसरा है छिलना, गलाना और बैठाना, यानी इसमें धुले हुए फल एवं सब्जियों को तैयार किया जाता है छिलने, कोरिंग और ब्लैंचिंग आदि द्वारा डिब्बाबंदी के लिए, ठीक है। फलों और सब्जियों को विभिन्न तरीकों से छिला जाता है। जैसे आप हाथ से, जैसे हम लोग घर पे करते हैं, हाथ से छिलते हैं, चाकू की मदद से कर सकते हैं। दूसरा हम मशीनों द्वारा भी करते हैं। तीसरा हम हीट ट्रीटमेंट दे के करते हैं, ठीक है। चौथा है लाई सॉल्यूशन के द्वारा, जैसे कास्टिक सोडा वगैरह का यूज करके भी हम ये सब क्रियाएं करते हैं। फिर है ब्लैंचिंग। देखिए ब्लैंचिंग वर्ड जो है हमेशा एग्जाम में आ जाता है। ब्लैंचिंग मैंने आपको फूड प्रिजर्वेशन के चैप्टर में भी बताया था। ब्लैंचिंग इसमें क्या होता है, फलों और सब्जियों को उबलते पानी या भाप के साथ कम समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद कैनिंग से पहले इसको, मतलब पैक करने से पहले हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ओके, ये हो गया ब्लैंचिंग। इससे क्या होता है, इस तापमान पे जब गर्म पानी के भाप के साथ हम सब्जी और उसको फल को, बहुत सारे फलों को बॉयल कर लेते हैं तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। फिर उनको ठंडा करके हम उसकी कैनिंग करते हैं। फिर है कैन फिलिंग, यानी कैन को भरना। अब यहाँ ब्लैंचिंग हो गई, अब यहाँ पे भराई का काम होगा। तो जब हम उसमें कैन में उसको डाल रहे होंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं उसमें धूल ना हो, उसमें कोई भी बाहरी पदार्थ ना हो। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जेट स्टीम का यूज करते हैं। उसको जेट स्टीम के अधीन ऐसे डब्बों को रख देते हैं, तो जो भी उसमें पार्टिकल होते हैं, धूल के या कोई अन्य पदार्थ होता है, वो उसमें खींच लिया जाता है, ठीक है। फिर है सिपरिंग या ब्रीजिंग, यानी डिब्बे, जो भी सिपरिंग मतलब होता है कि चीनी वाली, चाशनी वाली चीज़ों में, ठीक है। क्योंकि जो पैकिंग हो रही है, कुछ उसमें खाद्य पदार्थ मीठे हैं, कुछ नमकीन है, ठीक है। तो वो क्या है, उसको हम लोग उसमें भरते हैं। सिरप और नमकीन वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको 79 डिग्री सेंटीग्रेड से 82 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर केन में रखा जाता है। और उसके जो सिर होते हैं, जो बॉटल का मुंह होता है, ताकि उसमें से उपयुक्त जो है वो गर्मी वो आराम से जो भी है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसकी करते हैं लीडिंग और क्लांचिंग, ठीक है। लीडिंग इसमें क्या होगा, लीड को आंशिक रूप से, लीड मतलब उसका जो ढक्कन है जिससे हम उसको सील करते हैं, ठीक है, उसको आंशिक रूप से सीमेंट की एक पतली रोलर द्वारा
कैन पर उसको सील कर दिया जाता है। ढक्कन विखंडित होने के साथ साथ सामग्री से जो भी मुक्त हवा है उसके निकास की प्रक्रिया के दौरान बनने वाले जो भाप हैं, वाष्प हैं, उसको बाहर निकालने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से उसको ढीला रखा जाता है। जो हम उसमें ढक्कन जिससे उसको सील करते हैं उस समय उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ढीला रखते हैं ताकि जो भी उसमें वाष्प है, जो है नमी है, वो निकल जाए। नहीं तो क्या होगा, वो चीजें हमारी खराब हो जाएंगी। फिर है इजाज करना। अंत में डिब्बों को सील करने से पहले सामग्री को व्यावहारिक रूप से उसमें सभी प्रकार की हवाओं को हटाने के लिए इजाज करना आवश्यक होता है। ठीक है। कंटेनर गर्मी उपचार या यांत्रिक तरीकों से समाप्त किए जा सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे उपचार किए जाएंगे जिससे कंटेनर में जो भी गर्मी है वो बाहर निकल जाए। फिर है सीलिंग, मतलब उसको सील करते हैं। तो थकावट के मतलब ये एक झास करने के बाद जो है, एक झास के बाद डिब्बों को विशेष सीलिंग द्वारा सील कर दिया जाता है। एक झास के बाद क्या करेंगे, हम उसको सील कर देंगे, जिसमें डबल सिमर के रूप में उसको लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के समय को अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि के साथ बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ये है सीलिंग। अब सीलिंग हो गई, इतनी सारी प्रक्रियाएं हो गई, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रक्रियाएं हुई। ये प्रक्रियाएं भी एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। तो पहला हमने शॉर्टिंग की, फिर ग्रेडिंग किया, उसके बाद उसको वॉश किया, फिर पीलिंग, कोरिंग और पिटिंग की उसकी, फिर ब्लैंचिंग की हमने, फिर कैन को भरा हमने, उसके बाद सिपरिंग और सिपरिंग किया हमने। उसके बाद हमने उसकी ब्रीजिंग की। ठीक है, उसके बाद हमने लीडिंग किया, लीड और क्वांचिंग की उसकी, फिर उसको एग्जॉस्ट किया और फाइनली उसको हमने सील किया। इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अब बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। अब देखिए जो फूड हमारे पास पहुंचते हैं उसमें कितनी लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, कह रहा है जैसे जैसे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती है, जो भी निर्दिष्ट पदार्थ होता है उसके तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक जो हमारा दबाव होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके विनाश पर पीएच मान का बहुत प्रभाव होता है। पीएच मान जितना कम होता है उतनी आसानी होती है जिसके साथ किसी उत्पाद को संसाधित या निष्फल किया जा सकता है। किससे? बैक्टीरिया वगैरह से। इसी तरह तापमान में वृद्धि कैन के बंद होने के बाद कैन के अंदर के दबाव विकसित करता है। प्रसंस्करण के बाद खाना पकाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए डिब्बे को तेजी से क्या करते हैं, उसको हम ठंडा कर देते हैं, और विशेष रूप से बड़े ढेर डिब्बे में। ठीक है, ढेर सारे डिब्बे में उसको कई घंटे तक गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। मतलब बहुत सारी प्रक्रियाओं से ये होकर गुजरता है। पहले उसको बैक्टीरिया रहित करने के लिए हम गर्म करते हैं बॉटलों को, फाइनली उसके बाद हम उसको जब सारी पैकिंग सीलिंग हो जाती है उसके बाद हम उसको ठंडा करते हैं। फिर एक बार ठंडा हो जाने के बाद समाप्त डिब्बों के बैचों को अंत में एक छोटे से स्टील रॉड के साथ केन को टेप करके रिसाव या अपूर्ण सील का परीक्षण किया जाता है कि मतलब जो सीलिंग हमने की है वो ठीक से हुआ है या नहीं है। एक स्पष्ट बजने वाली सीटी होती है, वहां पे ध्वनि होती है जो एक परिपूर्ण मुहर को इंगित करती है। ठीक है, वहाँ एक सीटी लगी होती है, जब चीजें सील हो जाती है तो उसके पास से वो गुजरता है। ठीक है, जबकि एक नीरस और खोखली ध्वनि का अर्थ है कि एक लीक या अपूर्ण रूप से सील की गई है। अगर उस सीटी में से आवाज आने लगे तो समझ लीजिए कि जो सीलिंग की प्रक्रिया हुई है उसमें कुछ बॉटल जो है उसकी सीलिंग अच्छे से नहीं हुई है। तो क्या करती है वो घंटी जो है वो ध्वनि उत्पन्न करने लगती है। डिब्बे के अंदर वैक्यूम का परीक्षण करने के लिए उपयोग की जाने वाली दूसरी विधि एक वैक्यूम परीक्षण का उपयोग करती है। ठीक है, जो पोर्टेबल भी होती है और कहीं ले जाने में आसान होती है। दोषों के लिए डिब्बों का परीक्षण करने के बाद उन्हें फिर हाथ से या मशीन से उस पर क्या की जाती है, लेबलिंग की जाती है। ठीक है, और मानक पैकिंग में मजबूत लकड़ी के या फिर कार्डबोर्ड के जो डब्बे होते हैं, जो गत्ते होते हैं, उसमें उनको बंद किया जाता है। जब तक उन्हें भेजा नहीं जाता तब तक, यानी जब तक वो मार्केट में नहीं आते हैं, दुकानों पे नहीं पहुंचते हैं, उसके पहले उसको हम ठंडे और सूखी जगह पर संग्रहित करते हैं ताकि वो चीजें जो है वो खराब ना हो, उनमें नमी भी ना आए और उसमें बहुत गर्मी भी ना हो।
कि वो खराब हो जाए, ये सारी चीज़ें हम ध्यान देंगे। फूड प्रोसेसिंग में बस यही था कि जो भी फूड हमारे पास उपलब्ध होता है, हम लेके आते हैं, वो कितनी सारी प्रक्रियाओं से होके गुजरता है, वो सारी प्रक्रिया के बारे में हमने जाना। इसमें से बहुत छोटे छोटे प्रश्न उठते हैं, जैसे जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या होता है ये आपको पता होना ही चाहिए कि इस वाले में ये हो रहा है, जैसे उसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका ब्लैंचिंग है तो इसमें क्या होता है, कैन फीलिंग है तो इसमें क्या हो रहा है, एक झास करने में क्या हो रहा है, सील कैसे करते हैं उस चीज़ को, उसको वॉश कैसे करते हैं, उसकी छटाई कैसे करते हैं, उसकी ग्रेडिंग कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम फूड प्रोसेसिंग के बारे में आज जान गए हैं। इससे भी प्रश्न हमेशा उठते हैं और ये चीज़ हमें पता भी होनी चाहिए। हम इतनी सारी चीज़ें शॉप से खरीद के लाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके पीछे कितनी प्रक्रियाओं से गुजर के चीज़ हमारे पास पहुंच रही है। ठीक है, तो ये हमारे विषय का पाठ था और मैंने आपको बताया कि खाद्य प्रसंस्करण हम लोग कैसे करते हैं। आप इसको सुनिएगा और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और मैं देख के उसका समाधान करूँगी। और आज के लिए यहीं पे मैं टॉपिक को फिनिश करती हूँ। कल मैं किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपको यहाँ पे मिलूँगी और थैंक यू। तब तक के लिए सभी को बाय। हैव अ गुड डे।